मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में से एक है। उसने अर्थ को मल्टीपल टाइम्स बचाया और खुद को सैक्रिफाइस किया यूनिवर्स को बचाने के लिए। अब मान लो आयरन मैन अच्छे काम करने के बजाय बुरे काम करने लग जाए तो क्या होगा। ये बात अपने आप में बहुत खतरनाक है। और मान लो कि थॉर, एक्समैन, हल्क, सैम विल्सन ये सब भी इवल हो जाए। और इससे भी अजीब बात ये कि इनसे बचने के लिए विलन्स की मदद लेनी पड़े। आपका स्वागत है स्टोरी ऑफ द वीक में, एक सीरीज जहां मैं आपको सुनाता हूं सुपर हीरोज की सबसे एपिक स्टोरीज। तो इस साल की शुरुआत हमने करी थी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन से, जिसमें सुपर हीरोज का सामना हुआ था फीनिक्स फोर्स से। साइक्लॉप्स ने प्रोफेसर एक्स को मार दिया था और म्यूटेंट्स को लोग थ्रेट की तरह देखने लगे। पर क्या हुआ अगर मैं आपको बताऊं कि वो इवेंट बस एक शुरुआत थी। आज की स्टोरी ऑफ द वीक में हम बात करेंगे मार्वल की फेमस स्टोरी लाइन एक्सिस के बारे में, जो कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के बाद की कहानी है। इस स्टोरी लाइन में हीरोज विलन बन गए थे और विलन्स हीरो, जहां रेड स्कल के एक एक्शन ने पूरे मार्वल यूनिवर्स को बदल के रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक और धमाकेदार स्टोरी ऑफ द वीक। पिछली बार जब हमने स्कॉट को फीनिक्स बनते देखा था, तब उसने अपनी फाइट में प्रोफेसर एक्स को मार डाला था और एक्समैन और म्यूटेंट्स इंसानों के दुश्मन कहलाने लग गए थे। इस सोच को खत्म करने के मकसद से कैप्टन ने एक नई टीम बनाई जिसमें इंसान और म्यूटेंट्स दोनों थे, ताकि वो दुनिया को विश्वास दिला सके कि म्यूटेंट्स भी इंसानों के साथ रह सकते हैं। पर कैप्टन को तुरंत पता लगा कि चार्ल्स की डेथ के बाद रेड स्कल ने उनके ब्रेन को हासिल कर लिया है और वो उनकी साइकिक एबिलिटीज को लेकर वापस से पूरी दुनिया के मन में ह्यूमन वर्सेस म्यूटेंट वाली नफरत पैदा कर रहा है। एवेंजर्स की टीम रेड स्कल को हरा देती है, पर वो वहां से भाग निकलता है और कई महीनों तक वो म्यूटेंट्स को किडनैप करके जेनोशा के आइलैंड पर अपने रिडक्शन कैंप में ले आता है। पर कुछ ही वक्त में हैवक, रोग, वांडा और मैग्नीटो खुद को छुड़ा लेते हैं। पर एवेंजर्स की बात को ना मानते हुए मैग्नीटो रेड स्कल को मार डालता है। पर फिर एक साइकिक ब्लास्ट होता है जिससे रेड स्कल दोबारा जिंदा होता है, रेड ऑनस्लॉट के रूप में। अब आगे लॉस एंजलिस में एवेंजर्स की एक टीम प्लांट मैन से लड़ रही होती है और तभी दुनिया भर में एक अजीब सा टेलीपैथिक ब्रॉडकास्ट होता है। ये रेड ऑनस्लॉट का काम था और उसके टेलीपैथिक हेट वेव ने हर जगह दंगे भड़का दिए और एवेंजर्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। आयरन मैन किसी तरह एक टेलीपैथिक डिस्ट्रप्टर एक्टिवेट करके अपनी टीम को बचा लेता है और एवेंजर्स इस ब्रॉडकास्ट का सोर्स पता लगाने निकल पड़ते हैं। इस दौरान जेनोशा में मैग्नीटो, रोग और स्कारलेट विच रेड ऑनस्लॉट का सामना कर रहे होते हैं। रेड ऑनस्लॉट एक बार फिर वांडा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि रियलिटी को अपनी मर्जी से लिख सके। तभी मैग्नीटो हैवक, साइक्लॉप्स, क्विंटन क्वायर और इवान सभानूर को आजाद कर देता है, लेकिन वो एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं और रेड स्कल के हंटर एहब से भी भिड़ जाते हैं। इसी बीच एवेंजर्स और एक्समैन की एक नई टीम भी जेनोशा पहुंच जाती है। आयरन मैन एक और टेलीपैथिक डैम्पनर यूज करके रेड स्कल के टेलीपैथिक इन्फ्लुएंस को रोकने की कोशिश करता है। धीरे धीरे करके और भी हीरोज और एक्समैन मदद करने वहां आ जाते हैं। तभी रेड ऑनस्लॉट कुछ बताता है। वो बताता है कि वो स्टार्क के दिमाग को काफी समय से मैनिपुलेट कर रहा था और स्टार्क ने उसी इफेक्ट में होते हुए एक नए टाइप के सेंटिनल्स बनाए हैं जो हर सुपर हीरो की एबिलिटीज को काउंटर कर सकते थे। ये सेंटिनल्स सिविल वॉर के टाइम जब आयरन मैन ने सारे हीरोज की सीक्रेट आइडेंटिटीज का डेटा इकट्ठा किया था, उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके बने थे। लेकिन स्टार्क को इसके बारे में याद ही नहीं था क्योंकि रेड स्कल ने उसकी मेमोरी इरेज कर दी थी। फिर बिना किसी वार्निंग के रेड ऑनस्लॉट इन नए स्टार्क सेंटिनल्स को लॉन्च कर देता है। जैसे ही स्टार्क सेंटिनल्स बैटल ग्राउंड में उतरते हैं, बैटलफील्ड का पूरा बैलेंस रेड ऑनस्लॉट की तरफ चला जाता है। ये नए सेंटिनल्स एवेंजर्स और एक्समैन के ही पावर्स को उनके खिलाफ यूज करते हैं और फिर पिम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके वो हीरोज को श्रिंक करके कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। और फिर रोग एक प्लान बनाती है। वो एवेंजर्स को बताती है कि ऑनस्लॉट के अंदर कहीं ना कहीं उसने चार्ल्स की कॉन्शियसनेस को महसूस किया था और वो प्लान बनाती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच मिलकर एक इन्वर्जन स्पेल कास्ट करेंगे जो रेड स्कल के कॉन्शियसनेस का एक्सेस रिवर्स कर देगी और प्रोफेसर एक्स की कॉन्शियसनेस फिर से सरफेस पे आ जाएगी। मगर जैसे ही स्पेल कास्ट होने वाला होता है, नोवा गलती से इंटरफेयर कर देता है। इस वजह से स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज खुद सेंटिनल्स का शिकार बन जाते हैं और एवेंजर्स फर्स्ट राउंड ऑफ बैटल हार जाते हैं। मैग्नीटो बैटलफील्ड से छुपके भाग जाता है और क्विंटन क्वायर की मदद से बचे कुचे हीरोज भी जेनोशा में छुपने लगते हैं। आयरन मैन जो अब तक बेहोश पड़ा था, जैसे ही होश में आता है एक फाइनल ऑल आउट अटैक प्लान करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और सिर्फ आयरन मैन ही आखिरी एवेंजर बचता है। और तभी ऑनस्लॉट मजाक उड़ाता है स्टार्क का। स्टार्क कहता है कि मैंने अभी भी हार नहीं मानी क्योंकि आखिर में अच्छाई ही जीतती है, जिसपे ऑनस्लॉट गुस्से से कहता है कि तुम कोई अच्छे इंसान
इंसान नहीं हो स्टार्क, मैंने तुम्हारे अंदर झांका है, तुम बस एक सोशियोपैथ हो जिसे गॉड कॉम्प्लेक्स है। पर देखो चारों तरफ, तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। तभी पीछे से मैग्नीटो की आवाज आती है कि नाजियों को मारने का मेरा रेपुटेशन बहुत अच्छा है और हम देखते हैं कई सारे विलन्स को। अब ये नए प्लेयर्स बैटलफील्ड में एंटर करते हैं और स्टार्क सेंटिनल्स के एल्गोरिदम को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ये सेंटिनल्स सिर्फ हीरोज की एबिलिटीज को काउंटर करने के लिए बने थे, विलन्स के अगेंस्ट नहीं। इधर डेडपूल टोनी को बैटलफील्ड से दूर ले जाने लगता है और उधर हॉबगॉब्लिन और कार्नेज का कंबाइन अटैक एक सेंटिनल को टेक डाउन कर देता है। वहीं लोकी और डॉक्टर डूम भी सेंटिनल्स को ढेर कर देते हैं। मैग्नीटो भी फाइट बैक करने लग जाता है। फिर मैग्नीटो वांडा और स्ट्रेंज को आजाद करके उन्हें वो स्पेल वापस से कास्ट करने को कहता है। इधर एन्चेंट्रेस थोड़ी देर के लिए ऑनस्लॉट को रोक देती है, पर उसका कंट्रोल भी छूट जाता है और रेड ऑनस्लॉट अब ऑल आउट जाने का डिसाइड करता है। वहीं हमें फाइनली दिखता है कि डेडपूल टोनी के सूट को रिचार्ज करने के लिए जा रहा था। अब यहाँ बैटलफील्ड में स्ट्रेंज के ऊपर ऑनस्लॉट का कंट्रोल हो जाता है और वो भाग जाता है और तब डॉक्टर डूम जगह लेता है स्ट्रेंज की। वो स्पेल पूरा होता है और थोड़ी देर बाद सारे हीरोज वापस आ जाते हैं। वहीं सारे विलन्स वहां से गायब हो चुके थे और रेड स्कल बेहोश रहता है। अब सैम डिसाइड करता है कि वो रेड स्कल को एवेंजर्स टावर लेकर जाएगा और हैवक डिसाइड करता है कि वो रेड स्कल को अपने साथ लेकर जाएगा। इस बात पर लड़ाई शुरू ही होने वाली थी कि वहां स्टीव रॉजर्स आ जाते हैं और हैवक को कन्विंस कर लेते हैं, पर हैवक एवेंजर्स से रिजाइन करके म्यूटेंट्स के साथ चला जाता है। इधर इलियड हेलीकैरियर में सैम की मुलाकात निक फ्यूरी से होती है। फ्यूरी रेड स्कल को शील्ड के हवाले करने को कहते हैं, पर सैम मना कर देता है। दोनों में बहस हो जाती है और सैम अपनी बात पर इस कदर अड़ जाता है कि वो फ्यूरी को पंच कर देता है और वहां से चला जाता है। अब ब्रुकलिन की एक छोटी सी गली में एक परिवार को स्क्विड ने हॉस्टेज बना लिया था, पर वहां उस फैमिली को बचाने के लिए कार्नेज आ जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही स्पाइडरमैन वहां पहुंचा, उसे लगता है कि उसे कार्नेज से लड़ना पड़ेगा, पर उसने देखा कि स्क्विड को पहले ही हरा दिया गया था और परिवार बिल्कुल सुरक्षित था। पर सबसे अजीब बात यह थी कि कार्नेज एक छोटी सी चिट्ठी छोड़कर गया था। उस पे उसका एक ड्राइंग बना था और नीचे लिखा था फ्रॉम योर फ्रेंडली नेबरहुड कार्नेज। स्पाइडरमैन उस चिट्ठी को पकड़े एकदम कंफ्यूज हो जाता है। वहीं सैन फ्रांसिस्को के जायंट स्टेडियम में आयरन मैन एक्सट्रीमिस्ट के एक डिजिटल वर्जन को लॉन्च करता है और इस बार ये किसी सिलेक्टेड एलीट लोगों के लिए नहीं था। ये ऐप सैन फ्रांसिस्को के हर एक सिटीजन के लिए बिल्कुल फ्री था और लोगों की उसी भीड़ के बीच होता है मैट मर्डॉक। इधर जीन ग्रे स्कूल में एक्समैन अनाउंस करते हैं कि पहले वो हमेशा ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के बीच को एग्जिस्टेंस का सपना देखते थे, पर अब म्यूटेंट्स इंसानों से सुपीरियर बनेंगे और इस नई शुरुआत के लिए वो इवान सबानूर को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो अब नया अपोकलिप्स बन चुका था। इधर एवेंजर्स टावर में कैप्टन अमेरिका ने पूरी टीम को एक्समैन की करंट सिचुएशन के बारे में बताया। इसके रिस्पांस में एवेंजर्स ने डिसाइड किया कि वो रेड स्कल को मार देंगे, चाहे इससे प्रोफेसर एक्स की कॉन्शियसनेस को रिकवर करने का मौका हमेशा के लिए चला ही जाए। हल्क और एडविन जार्विस एवेंजर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों एवेंजर्स के सामने टिक नहीं पाते और इस वजह से हल्क के अंदर एक नया पर्सोना जागता है, क्लह, जो एवेंजर्स पर हमला कर देता है और टावर से भाग जाता है। एवेंजर्स डिसाइड करते हैं कि जब तक क्लह उनके रास्ते में नहीं आता वो उसे लेकर चिंता नहीं करेंगे, लेकिन जब वो रेड स्कल की जेल तक पहुंचते हैं तो उन्हें वो सेल खाली मिलता है। अब सैम एक मीटिंग बुलाता है एवेंजर्स टावर में, जिसमें सभी अवेलेबल हीरोज को बुलाया जाता है जो कभी न कभी एवेंजर्स का हिस्सा रह चुके हैं। मीटिंग के दौरान सैम बताता है कि सिर्फ कोई एवेंजर्स क्लियरेंस वाला ही रेड स्कल को आजाद कर सकता था। इसका मतलब रूम में जो भी मौजूद है वो सभी शक के दायरे में है। स्पाइडरमैन को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो समझ जाता है कि सैम यहाँ मौजूद सारे हीरोज को पिम पार्टिकल से कैद करने वाला है और वो और नोवा वहां से भाग जाते हैं। सैम और वांडा जाते हैं उन दोनों को पकड़ने, पर मैग्नीटो दोनों को बचा लेता है और उन्हें एवेंजर्स मैंशन में ले आता है, जहां हम देखते हैं कि मैग्नीटो अब स्टीव रॉजर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। स्टीव पीटर को बताते हैं कि जेनोशा आइलैंड पर जब वो इन्वर्जन स्पेल कास्ट किया गया था तब उस आइलैंड पर मौजूद जितने भी हीरोज थे वो अब विलन बन चुके हैं और जितने विलन्स थे वो अब अच्छे बन चुके हैं। और तभी स्टीव उन्हें क्लह के बारे में बताता है और नोवा चला जाता है क्लह से लड़ने और एक्समैन और अपोकलिप्स अब मैनहट्टन आते हैं। एवेंजर्स टावर में कैप्टन अमेरिका दुनिया के भविष्य पर सोच रहे होते हैं। वहीं उन्होंने वॉस्प को एक मशीन में जकड़ लिया था जो उसके पिम पार्टिकल एक्सट्रैक्ट कर रही होती है। अब सैम की सोच इस नतीजे पर पहुंचती है कि दुनिया को एक तानाशाह की जरूरत है और इसके लिए उससे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। तभी एक्समैन और अपोकलिप्स एवेंजर्स टावर पर हमला कर देते हैं रेड स्कल को ढूंढने के लिए, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रेड स्कल वहां से गायब हो चुका है तो गुस्से में एक्समैन सैम की बहुत बुरी तरह पिटाई करते हैं और फिर वो डिक्लेयर करते हैं कि
वो न्यूयॉर्क पर कब्जा कर लेंगे। मैनहट्टन के सभी इंसानों को सिर्फ 3 घंटे दिए जाते हैं वहां से निकलने के लिए। जो नहीं जाएंगे उन्हें मार दिया जाएगा। एक्समैन एक ब्रॉडकास्ट के जरिए इंसानियत को चेतावनी देते हैं कि उन्होंने एक जीन बॉम्ब बनाया है जो उन सबको मार डालेगा जिनमें एक्स जीन नहीं है। पर तभी मिस्टीक वहां आती है और उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करती है, मगर रोग और नाइट क्रॉलर उस पर अटैक कर देते हैं और मिस्टीक को सेबर टूथ के साथ वहां से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ सैन फ्रांसिस्को में डेयरडेविल टोनी का सामना करता है क्योंकि टोनी ने पब्लिक पर एक्सट्रीमिस्ट को अनलीश कर दिया था। पर टोनी बिना अपने आर्मर के भी डेयरडेविल को सरप्राइज कर देता है अपनी बढ़ चुकी एजिलिटी और स्ट्रेंथ से। फिर वो मैट को अपने हेडक्वार्टर से बाहर फेंक देता है। इधर लेटवेरिया में डॉक्टर डूम पर स्कारलेट विच हमला कर देती है। वो डूम से बदला लेना चाहती है क्योंकि डेसिमेशन स्टोरी लाइन के दौरान डूम ने उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ करी थी और पूरी दुनिया वांडा के अगेंस्ट हो गई थी। लड़ाई में वांडा डूम को ओवरपावर कर चुकी थी कि तभी क्विक सिल्वर और मैग्नीटो आकर डूम को बचा लेते हैं, पर वांडा अब उन तीनों पर हमला कर देती है। इधर लास वेगस में लोकी थॉर को समझाने आता है पर थॉर लोकी से लड़ने लग जाता है। स्पाइडी लोकी को वहां से बचाकर एवेंजर्स मैंशन ले आता है जहां स्टीव डिसाइड करते हैं कि वो सारे इन्वर्टेड हीरोज से लड़ेंगे, सारे इन्वर्टेड विलन्स की टीम बनाकर। और अब वो सभी मैनहट्टन जाने की सोचते हैं क्योंकि उस एक्स बॉम्ब के फटने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। अब जैसे ही नई एवेंजर्स टीम अपोकलिप्स की शिप पर हमला करती है और एक्समैन से लड़ती है, स्पाइडरमैन और इन्वर्टेड डेडपूल जो अब जेनपूल कहलाता है चुपके से अंदर घुसने और जीन बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। जेनपूल अपोकलिप्स का ध्यान भटकाता है जबकि स्पाइडरमैन बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों अपनी कोशिश में नाकाम हो जाते हैं और अपोकलिप्स उन्हें शिप से बाहर फेंक देता है। इधर लेटवेरिया में वांडा अब लड़ाई को खत्म करना चाहती है। वो एक ऐसा स्पेल कास्ट करती है जिसमें उसकी फैमिली यानी मैग्नीटो और पिएत्रो मारे जाते, पर मैग्नीटो और पिएत्रो घायल तो होते हैं पर मरते नहीं। इससे वांडा समझ जाती है कि वो दोनों उसकी फैमिली नहीं है। वहीं डॉक्टर डूम इन सबके बीच वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैम टोनी से मिलने उसके हेडक्वार्टर्स में जाता है। टोनी उसे बताता है कि स्टीव रॉजर्स ने ही इस विलन्स की टीम को बनाया होगा और वो जरूर रेड स्कल को ढूंढ रहे होंगे ताकि इस इन्वर्जन को ठीक किया जा सके। और टोनी सैम को अपनी बनाई हुई टीम दिखाता है और फिर इन्वर्टेड हीरोज की ये टीम भी रेडी हो जाती है। इधर मैनहट्टन में जेनपूल अपोकलिप्स को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अपोकलिप्स उसे बहुत बुरी तरह मारकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है और हम देखते हैं कि एक्समैन ने विलन्स की एवेंजर्स टीम को हरा दिया है और अपोकलिप्स अपनी जीत का ऐलान करता है और जीन बॉम्ब का काउंटडाउन लगभग 0 तक पहुंचने वाला होता है। तभी स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है अपने वेब से डिवाइस को ढककर। तभी कार्नेज बीच में आ जाता है और स्पाइडरमैन को बताता है कि उसकी कोशिश काम नहीं करेगी और कार्नेज अपनी जान कुर्बान कर देने का सोचता है और अपने सिम्बायोट बॉडी से डिवाइस को पूरा ढक लेता है। उसकी ये कुर्बानी सफल होती है और जीन बॉम्ब डीएक्टिवेट हो जाता है। इधर इन्वर्टेड एवेंजर्स की टीम भी वहां पहुंच जाती है और उनके वहां आते ही थॉर सीधा अपोकलिप्स पर अटैक कर देता है। थॉर अपोकलिप्स को मैन हैंडल कर रहा होता है कि तभी थॉर से लड़ने लोकी और एन्चेंट्रेस आते हैं और दोनों थॉर को एक पोर्टल से दूसरे लोकेशन पर ले जाते हैं, मेन बैटलफील्ड से काफी दूर। इधर मैनहट्टन में क्लर सारे म्यूटेंट्स को ओवरपावर कर रहा होता है। मिस्टीक चार्ल्स बनकर अपोकलिप्स को रोकने की कोशिश करती है पर वो तरीका काम नहीं आता। दूसरी तरफ लेटवेरिया में वांडा मैग्नीटो को मारने ही वाली होती है कि वहां डॉक्टर डूम दोबारा आता है, पर इस बार वो अपने साथ ब्रदर वुडू और उसके भाई डैनियल ड्रम को लेकर आता है। वहां आते ही डैनियल वांडा को पोजेस कर लेता है और डूम मैग्नीटो को बताता है कि वो ब्रदर वुडू और उसके भाई को रिजरेक्ट करके लाया है क्योंकि वही लोग हैं जो वांडा को काबू में ला पाएंगे। इधर मैनहट्टन में सैम और टोनी बात कर रहे होते हैं जिसमें टोनी सैम को बताता है कि रेड स्कल इन म्यूटेंट्स के पास भी नहीं है, यानी कि शायद उस जार्विस ने रेड स्कल को मेरे किसी क्लोकिंग डिवाइस से क्लोक कर दिया होगा। और अब सैम और टोनी सीधा एवेंजर्स टावर की तरफ बढ़ते हैं रेड स्कल को मारने के लिए। स्टॉर्म उनके रास्ते में आ जाती है और टोनी उससे निपटने में लग जाता है। वहीं सैम जैसे ही एवेंजर्स टावर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ कोई और उससे भी पहले पहुंच चुका था और वो होता है हमारा स्टीव रॉजर्स एक नए मैकेनिकल आर्मर के साथ। एवेंजर्स टावर में सैम और स्टीव की लड़ाई शुरू होती है जिसमें सैम डिसाइड करता है कि वो रेड स्कल और स्टीव दोनों को मार डालेगा। सैम स्टीव को मारने ही वाला होता है कि वो रियलाइज करता है कि वो अब तक एक इल्यूजन से लड़ रहा था और फिर हम देखते हैं कि स्टीव ने रेड स्कल की टेलीपैथी से सैम को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था और वो रेड स्कल को वहां से कब का ले जा चुका था। रास्ते में रेड स्कल स्टीव को बताता है कि सैम कुछ ही वक्त में उन्हें ढूंढने लगेगा। तभी स्टीव रेड स्कल से सब कुछ वापस पहले जैसा करने को कहता है जिसपे रेड स्कल
स्कल बताता है कि शायद वो ऐसा कर सकता है अगर ठीक वैसा ही इन्वर्जन स्पेल क्रिएट किया गया तो। इधर मैनहट्टन में इन्वर्टेड हीरोज की टीम ने इन्वर्टेड एक्समैन को पूरी तरह हरा दिया था। तभी सैम आकर टोनी को बताता है कि रेड स्कल स्टीव के पास है और वो सभी स्टीव को मारने निकल पड़ते हैं। इधर अपोकलिप्स वापस उठता है, पर इस बार जेनपूल उसे एक तगड़ा हीरोइक पेप टॉक देता है और अपोकलिप्स को मना लेता है एक आखिरी बार अच्छाई के लिए लड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोकी और एन्चेंट्रेस थॉर को मून पर लाए थे और अब थॉर लोकी को ढूंढ रहा होता है उसे मारने के लिए। लोकी को याद आता है कि जब से थॉर अनवर्दी हुआ है तभी से म्योनिर यही मून पर है। लोकी म्योनिर के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और देखता है कि वो वर्दी बन चुका है और अब मून पर थॉर और न्यू थंडर गॉड लोकी की लड़ाई शुरू होती है। इधर स्टीव और रेड स्कल फाइनली एवेंजर्स मैंशन में आ जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इस वक्त रेड स्कल के अंदर चार्ल्स की कॉन्शियसनेस डोमिनेंट है, पर थोड़ी ही देर में वहां क्ला आ जाता है। चार्ल्स क्ला को रोकने ही वाला होता है कि वहां पर टोनी और सैम भी आ जाते हैं। टोनी रेड स्कल को मारने चला जाता है और सैम स्टीव पर अटैक कर देता है। सैम स्टीव को मारने ही वाला होता है कि वहां पर अपोकलिप्स आ जाता है और क्ला पर अटैक कर देता है और स्टीव से कहता है कि वो सभी को रोकने की कोशिश करेगा, तब तक रेड स्कल को लेकर निकल जाओ। स्टीव रेड स्कल को क्वीन जेट पर लेकर जाते हैं, पर टोनी क्वीन जेट को गिरा देता है और रेड स्कल को मारने ही वाला होता है कि वहां डॉक्टर डूम, मैग्नीटो और वांडा आ जाते हैं। मैग्नीटो टोनी से निपटने लग जाता है और डूम और डैनियल से पोजेस्ड वांडा दोनों मिलकर वो इन्वर्जन स्पेल कास्ट करते हैं, पर अब उन पर एक के बाद एक हीरोज और विलन्स अटैक करने लग जाते हैं क्योंकि कोई भी वापस पहले जैसा नहीं होना चाह रहा था। विलन्स वापस से बुरे नहीं बनना चाहते थे और हीरोज इस शर्म में थे कि अगर वो वापस हीरो बने तो वो अपने किए हुए बुरे कामों के साथ कैसे जी पाएंगे। पर तभी वो इन्वर्जन स्पेल पूरा हो जाता है और सारे लोग उसके इफेक्ट में आ जाते हैं। पर वहीं टोनी एक काउंटर मेजर एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो, हैवक और सेबर टूथ शील्ड हो जाते हैं। मून पर भी लोकी वापस से अनवर्दी बन जाता है और सारे हीरोज वापस ठीक हो जाते हैं। तभी हैवक जैनेट को हॉस्टेज बना लेता है और वहां से भाग जाता है और इसी बीच वहां से टोनी, डॉक्टर डूम और रेड स्कल भी गायब हो चुके थे। तो दोस्तों ये थी एक्सिस इवेंट की कहानी जिसमें हीरोज और विलन्स के मोरल्स रिवर्स हो गए। रेड स्कल ने एक नए नाइटमेयर को जन्म दिया और मार्वल यूनिवर्स हमेशा हमेशा के लिए बदल के रह गया। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करें तो ये स्टोरी वहां बहुत आराम से लाई जा सकती है। रेड स्कल हमें आखिरी बार वॉरमेर पर दिखा था, पर अब जब इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं रहे तो रेड स्कल वापस आ सकता है। हालांकि मैं चाहूंगा कि ये स्टोरी लाइन हमें मार्वल के रीबूट होने के बाद दिखे, बस रेड स्कल की एक बार झलक मिल जाए सीक्रेट वॉर से पहले। पर अब सबसे जरूरी बात, अगले हफ्ते का स्टोरी ऑफ द वीक किस पर होना चाहिए? कोई मार्वल स्टोरी लाइन या डीसी या इनविंसिबल से रिलेटेड कुछ लाया जाए? अपने सजेशंस हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि इस स्टोरी लाइन में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।